तो हेलो एवरीवन, वी आर डिस्कशन अबाउट द ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। जो हमारी ड्रग्स है वो क्या एक्ट करेगी नर्वस सिस्टम पे। तो देखो हम इसमें है ना जो सिविल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो जैसे कि इसमें आईएनसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखो जो सिलेबस है अपना जो दे रखा है, जैसे कि ये दे रखा है ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम का बेसिस अप्लाइड फार्माकोलॉजी, जो कॉमनली यूज ड्रग्स है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है अपना जो है वो एनाल्जेसिक एंड एनेस्थेटिक है। उसके बाद इसमें इसी के अंदर है एनेस्थेटिक के, जैसे कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। उसके बाद एंटीपायरेटिक है और ओपोइड्स है। उसके बाद सेंट्रल एनाल्जेसिक है, ठीक है ना। उसके बाद जो है जनरल एनेस्थीसिया है, ठीक है ना, जनरल है इसमें, और लोकल है, ठीक है। उसके बाद जो है गैसेस, गैस क्या होती है, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन नाइट्रस का दे रखा है, और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का दे रखा है, ऑक्साइड, और उसके बाद दे रखा है अपना कार्बन डाइऑक्साइड का और अदर्स का, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है अपना जो है हिप्नोटिक्स, ठीक है ना, हिप्नोटिक्स दे रखी हैं, और स्केलेटल जो मसल रिलैक्सेंट्स हैं। उसके बाद है एंटी साइकोटिक ड्रग जिसमें मूड स्टेबलाइजर आते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है एंटी डिप्रेसेंट है, और उसके बाद एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, एंड जो है न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स उनके लिए, ठीक है ना, और मिसलेनियस ड्रग्स के लिए। और उसके बाद है अपना स्टिमुलेंट इथाइल एल्कोहल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मिथाइल एल्कोहल पॉइजनिंग्स के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या मतलब जो चीज़ें रहती है, कॉम्पोजिशन देखता है, एक्शन, डोजेज, रूट्स, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ड्रग इंटरेक्शंस, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, एंड टॉक्सिसिटी एंड रोल्स, ठीक है ना। तो ये अपना जो सिलेबस रहता है, ठीक है। और देखो मोस्टली ये चीज़ है कि ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कम्पिटिटिव एग्जाम से भी बेसिस से, एंड अपने जो सेमेस्टर वाइज है उसके बेसिस से भी, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग आंसर बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हम देखो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक होता क्या है? दिस ड्रग आर यूज टू द रिलीफ पेन एंड विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मीन्स जो है कॉन्शियस रहेगा, लॉस रहेगा, ठीक है ना, उसका जो ये ड्रग्स है वो क्या करती है, रिलीफ करेगी पेन के लिए, विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा है इसमें लाइन जो है कि दिस ड्रग आर आल्सो नोन एज द पेन किलर एंड, और इसको बोल सकते हैं पेन रिलीवर्स। मीन्स ये जो ड्रग्स है या फिर जो मेडिसिन्स है ना, तो उसको हम पेन किलर भी बोलते हैं एंड पेन रिलीवर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस के। जो इसका क्लासिफिकेशन रहता है वो रहता है 3 टाइप से, ठीक है। एनसेड रहता है जिसको हम नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ओपोइड्स या फिर हम उसको नार्कोटिक्स बोलते हैं, एंड उसके बाद आता है एडजुवेंट एनाल्जेसिक, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट इसमें बात करेंगे जो अपना है एनसेड, ठीक है। अगर हम एनसेड की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। तो देखो ये ड्रग्स जो रहती है, एनसेड्स आर मेडिसिन्स दैट रिड्यूस पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर। मीन्स क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा पेन को, एंड जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको, एंड जो फीवर हो रहा है उसको, ठीक है ना। अब डेफिनेशन जैसे कि एनसेड्स आर द मेडिसिन्स दैट रिड्यूस इन्फ्लामेशन, पेन एंड फीवर बाय इनहिबिटिंग कॉक्स एंजाइम विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो कॉक्स दे रखा है ना यहाँ पे, तो ये मतलब ये दो टाइप से होता है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, इसको ना हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दे रखा है कि यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है कि जो एंड सेड है, जो मेडिसिन है ये रिड्यूस करेंगी इन्फ्लामेशन को, पेन को एंड फीवर को, एंड इनहिबिटिंग कॉक्स। मीन्स जो कॉक्स है, जो एंजाइम है, ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो इन्फ्लामेशन कर रहा है या पेन हो रहा है या फिर फीवर आ रहा है, ये जो किसके द्वारा होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा। और इसका जो रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये जो कॉक्स है, ठीक है ना, क्योंकि कॉक्स जो होता है ये रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड देन ये रेस्पॉन्सिबल होता है फीवर, पेन एंड इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे जो कॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप से रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे बताता हूँ कॉक्स 1 और कॉक्स 2, ठीक है ना। जो कॉक्स 2 होता है वो क्या करता है, ये रेस्पॉन्ड वो रिलीज करेगा यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए, ठीक है ना। ये और ये कॉक्स जो 2 है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये करेगा क्या, ये रेस्पॉन्सिबल होगा फीवर के लिए और पेन के लिए एंड इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रग्स है वो हम इसलिए दे रहे हैं एनसेड कि ये कम करेगी, इसको रिड्यूस करेगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो आता है अपना, अब देखो वही चीज़ मैंने ना एक ग्राफ के थ्रू लिख दी है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि मैंने लिखा है कि दे शो 3 टाइप ऑफ एक्शन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रिड्यूस पेन है ना,
इन्फ्लामेशन, फीवर। और देखो रिड्यूस जब हम पेन को रिड्यूस करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है ना। जब हम इन्फ्लामेशन को कम करेंगे तो क्या करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। फीवर को कम करेंगे तो हम क्या करेंगे एंटी पायरेटिक ड्रग्स देंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो एनसेड क्या है, एनसेड एक जो क्लास ऑफ ड्रग है, ठीक है, और दैट हैव एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड इन्फ्लामेटरी एक्शन इन द डिफरेंट मीजर्स में, ठीक है। अब देखो ये क्लास है, ठीक है ना, ये क्लास की ड्रग है एनसेड की। इसमें क्या होता है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होती हैं जो कि डिफरेंट मीजर्स में रहती हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम अब बात करें जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एनसेड का। अब देखो टाइप्स कितने होते हैं एनसेड के, वो 4 रहते हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट रहता है वो रहता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है, जिसमें जैसे कि एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, इंडोमेथासिन है, ये सारी ड्रग्स रहती हैं, ठीक है। और जो सेकंड रहता है उसमें रहती है अपने जो मतलब सेकंड का जो नाम है एनसेड का वो रहता है प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है। इसमें क्या रहता है निमोसुलाइड रहता है, डाइक्लोफिनेक रहता है, एंड उसके बाद एसिलोफिनिक रहता है। अब देखो उसका थर्ड टाइप होता है, इसमें सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होता है, ठीक है ना, थर्ड टाइप एनसेड का। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि ड्रग्स जो रहती हैं सेलिकोक्सिब रहती है, इटोरिकोक्सिब रहती है, पेरिकोक्सिब रहती है, ठीक है। अब देखो इसमें 4 टाइप रहता है। फोर्थ जो है इसमें क्या होता है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन, ठीक है। अब इसमें पैरासीटामोल हो गया, नेफोपाम हो गया, उसके बाद अपना मेटामिजोल, ठीक है। अब देखो मैंने जो बोला था अभी कॉक्स एक वर्ड यूज़ किया था एनसेड में, जो मतलब क्या कर रहा था इनहिबिट कर रहा था, कॉक्स कॉक्स को, जो एक एंजाइम है जिससे रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब देखो होता क्या है कॉक्स, इसका एक पूरा नाम रहता है साइक्लोऑक्सीजनेज, है ना, ये एक एंजाइम है। इसी इसका जो टाइप रहते हैं वो रहते हैं कॉक्स 1, कॉक्स 2, ठीक है। अब देखो कॉक्स 1 क्या होता है जिससे रिलीज होता है अपना थ्रोम्बोक्सिनेज, है ना। कॉक्स टी से जो प्रोडक्शन या फिर बोल सकते हैं हम रिलीज जो हो रहा है यहाँ से वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब देखो यहाँ से जो रिलीज होगा प्रोस्टाग्लैंडिन, ये रेस्पॉन्सिबल होगा फीवर के लिए, पेन के लिए एंड इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो थ्रोम्बोक्सिनेज है यहाँ पे जो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो म्यूकोसा है अपना, ठीक है, गैस्ट्रिक का जो लाइनिंग रहती है उसको बोले तो डिस्टर्ब कर सकता है, डैमेज कर सकता है उसको, अगर ये ज़्यादा सीक्रेशन होगा इसका तो, ठीक है ना। अगर सीक्रेशन ज़्यादा रहता है इसका, हाई रहता है, तो ये रेस्पॉन्सिबल होगा उसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ रहती है इनमें। तो इनको जो देखो जो एनसेड ड्रग्स हैं वो करती क्या हैं कि यहाँ पे ड्रग्स का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो इनका जो मतलब जो रेस्पॉन्सिबल है तो इनको इनहिबिट करेगा, तब उसके बाद ही इस फीवर को, पेन को, इन्फ्लामेशन जो हो रहा है उसको हम कम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज रहता है वो रहता है कि कॉक्स को इनहिबिट करना, क्योंकि ये जो है जैसे कि एस्पिरिन ड्रग्स हो गई अपनी, है ना। एस्पिरिन कौन सी है नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है ना। तो वो ड्रग्स जो हो गई, हाँ, उससे क्या होगा कि जैसे कि हम उसको देंगे ड्रग्स को तो ये इनका जो लेवल है मतलब पहली बात तो इसी को इनहिबिट कर देगा। जब कॉक्स को इनहिबिट करेगा तो क्या हुआ ना, तो कॉक्स 2 वहाँ से रिलीज होगा ना, कॉक्स 1 होगा, उसके बाद ना तो फिर उसके बाद जो प्रोसेस होती है जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, जब यही नहीं वहीं इनहिबिट हो जाएगा तो ये इनका लेवल है डाउन हो जाएगा, ठीक है। इनका लेवल डाउन हो जाएगा, जैसे कि ना फीवर होगा, ना पेन होगा, फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा उसके बाद, है ना। ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा ये गलत लिख दिया है, ठीक है। 1 मिनट इसको ना बाइनरी लगा देता हूँ। तो आई होप इतना तो आ गया होगा समझ में, है ना। तो देखो मैं चलता हूँ इसका जो फर्स्ट टाइप था ना अपना नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर पे, ठीक है ना। जो एनसेड के टाइप हैं अब हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जो फर्स्ट हमने पढ़ा था टाइप, वो था नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है अपना एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो हमने लिख रखा है कि दैट इज आल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। जो मतलब जो एस्पिरिन है इसको हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मीन्स बोले तो पूरा इसको यूज़ करते हैं, किस में करते हैं एनसेड में, ठीक है ना। एनसेड में यूज़ करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिख रखी है हमने इट वर्क बाय इनहिबिशन कॉक्स एंजाइम, ठीक है। मीन्स देखो यहीं पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो वर्क है वो किसके द्वारा है, जैसे कि क्या करेगा इनहिबिशन करेगा कॉक्स एंजाइम का, ठीक है। कॉक्स एंजाइम का इनहिबिशन करेगा, ठीक है। इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिनेज, मीन्स जो
कॉक्स एंजाइम है, इसमें जो इन्वॉल्व है कौन-कौन है? प्रोस्टाग्लैंडिन है एंड थ्रोम्बोक्सिनेज है। जैसा कि मैंने आपको मतलब अभी बताया था इसके पीछे थोड़ा कि ये चीज़ें इसकी टाइप भी बताई थी मैंने कॉक्स 1, कॉक्स 2। जो कॉक्स 2 है ये है प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिनेज है कॉक्स 1 है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मतलब बोला क्या है पहले, जैसे कि इट वर्क बाय द इन्हिबिशन कॉक्स एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिनेज। जो ये वर्क करेगी मतलब एस्पिरिन ड्रग वो किस पे करेगी? मतलब कि कॉक्स एंजाइम पे, ठीक है? कॉक्स एंजाइम पे करेगी तो क्या होगा कि इन्हिबिशन करेगी। इन्हिबिशन करेगी तो क्या-क्या होगा उससे, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन दोनों का इन्हिबिशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो दे रखा है इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, इन्वॉल्व इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व क्या-क्या रहता है कॉक्स में, प्रोडक्शन किसका होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का और थ्रोम्बोक्सिनेज का, और व्हिच आर कंपाउंड दैट प्रमोट द इन्फ्लेमेशन, पेन, फीवर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बोल क्या रखा है इस लास्ट लाइन में, व्हिच आर कंपाउंड कौन-कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिनेज, ये दोनों कंपाउंड हैं, ठीक है? इनको अगर हम मिला के बोलेंगे तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, एक से अधिक चीज़ को मिला के बोलते हैं तो, ठीक है? या तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, ये प्रमोट करेगा इन्फ्लेमेशन को, पेन को और फीवर को, ठीक है? कौन करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिनेज, ठीक है? और देखो अब हम इसके बाद करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन या फिर मोड ऑफ एक्शन, ठीक है ना? तो देखो हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है? अब देखो एस्पिरिन ड्रग है, ठीक है? अब ये क्या करेगी, डायरेक्टली एक्ट करेगी, किस पे करेगी? ऑक्सीजनेज पे, ठीक है ना? जो है अपना एंड जो एंजाइम है इसमें क्या बोलते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों पे करेगी, ठीक है? एक्ट करेगी। उसके बाद डिक्रीज होगा, किसका डिक्रीज होगा? प्रोडक्शन प्रोडक्शन किसका प्रोडक्शन डिक्रीज होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन का और थ्रोम्बोक्सिनेज का, मीन्स जो कॉक्स है, ठीक है? कॉक्स से जो ये प्रोडक्शन हो रहा है कॉक्स 1 का, कॉक्स 2 का, उनको ये मतलब जो है डिक्रीज़ करेगी, ठीक है? अब उसके बाद क्या है, डिक्रीज़ करेगी फ़ीवर, पेन और इन्फेक्शन जो हो रहा है कहीं पे भी या गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा पे जो उसकी लाइनिंग थी या फिर उस पे जो डैमेज वगैरह जो हो रहा था, उसको कम करेगा, ठीक है ना? अब देखो मेन जो चीज़ है इसमें, जैसे कि एस्पिरिन थी, ठीक है? ये जब ये मतलब कॉक्स को ही इनहिबिट करेगी तो तभी ये सारी चीज़ें जो है इनहिबिट होंगी, ठीक है? अब देखो कुछ ड्रग्स ऐसी ऐसी होती हैं जो कॉक्स 2 पे वर्क करती हैं ज़्यादा, किसी कॉक्स 1 पे, है ना? ऐसा रहता है। अब देखो जैसे कि अब हम इसमें आगे जाके बात करेंगे निमोसोलाइडी है ना? तो उसमें होता है ऐसा। अब देखो अभी हम इसके इंडिकेशन देखते हैं, ठीक है? अगर हम एस्पिरिन के इंडिकेशंस की बात करते हैं, इंडिकेशन का मीन होता है कि हम किस-किस में ये ड्रग दे सकते हैं। तो देखो किसी पेशेंट को फ़ीवर आ रहा है या फिर किसी के पेशेंट को पेन हो रहा है या फिर इन्फ्लेमेशन है कोई, है ना? या फिर जैसे कि किसी डिसऑर्डर है जैसे कि आर्थराइटिस है, स्ट्रोक हो गया है ना? या फिर एमआई मीन्स मायोकार्डियल इंफारेक्शन हो गया है। हाँ, स्ट्रोक जैसे कि ब्लड सप्लाई जो बोले तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है लैक ऑफ हो जाती है, ठीक है ना? तो ब्रेन के लिए है ना, शायद उसी के लिए कहते हैं ना? तो वो चीज़ें रहती हैं। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, ठीक है? अब देखो जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, वो होते हैं अपने जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, ठीक है ना? तो हाइपर सेंसिटिविटी इट इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है ना? ये सबसे कॉमन है अपना जो है अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मीन्स होता है कि हम किस-किस में ड्रग्स नहीं दे सकते, ठीक है? तो देखो हाइपर सेंसिटिविटी है ना, ये एक मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है ना? एक होता है एनाफाइलैक्सिस, ठीक है ना? वो होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होता है, ठीक है ना? एक होता है ये जो मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है? तो ये आप है ना मतलब कोई भी ड्रग्स हो अगर उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना? कोई भी एग्ज़ामिनर है इसको मतलब गलत नहीं करेगा इस चीज़ को, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट है अपना ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है ना? या फिर रेनल फेलियर है या फिर हेपेटिक डिसीज़ है कोई, ठीक है? तो उसमें हमको ड्रग्स को नहीं देना है। अब देखो अगर हम डोज़ की बात करें ड्रग्स की तो 75 से 100 मिली जो मिलीग्राम है पर केजी पर डे, ठीक है ना? उस हिसाब से करते हैं और जो रूट है वो है अपना ओरल। देखो यहाँ पे जो लिखा है पर केजी मीन्स जो पेशेंट का वज़न वगैरह भी होता है उसके अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है ना? कितना है कितना नहीं है। तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। और अगर हम बात करें एडवर्स इफ़ेक्ट की, ठीक है? और देखो एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या होगा, पेशेंट को है ना डिज़ीनेस हो सकती है, ठीक है ना? और उसके बाद रिंग इन ईयर मीन्स इसका मीन क्या होता है? देखो इसका मीन होता है कि टेनिटस होता है शायद रिंगिंग इन ईयर, ठीक है ना? और एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा एंड हेवी ब्लीडिंग्स, ठीक है ना? अब देखो उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट आता है रोल ऑफ नर्स और या फिर इसको बोल सकते हैं
नर्सिंग रोल या फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना? ये आपको खुद करना है, ओके? क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पे होंगी तो तुमको भी कुछ करना चाहिए ना। तो यही चीज़ है कि देखो ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब देखो जो नेक्स्ट है इसमें वो है अपना सेकंड प्रेफ़रेंशियल कॉक्स इन्हिबिटर, ठीक है ना? देखो ये आपको खुद करना है एंड कमेंट में आपको बताना है 1 से 2 है ना कि नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट्स बताने हैं। ये नहीं कि देखो मोस्टली तो मैं भी बता सकता हूँ अभी यहाँ पे है ना, तो वो चीज़ें नहीं सिर्फ़ जो जो है कंपल्सरी है ना। जैसे कि इसमें पेन कम हो रहा है ना तो पेशेंट को हम कौन-सी मतलब टैबलेट देते हैं ना, तो या फिर कौन-सी ड्रग देंगे जिससे कि पेन कम होगा, है ना? तो ऐसे, है ना? मीन्स ये है कि जो जो ड्रग्स है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है जो रोल ऑफ नर्स बनते हैं ना, जैसे कि पॉइंट्स लिखे जाते हैं, वाइटल साइंस भी हो गए इसमें, पेशेंट एजुकेशन जो है अपनी सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, है ना? अब देखो हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट की, ठीक है? जो है अपना प्रेफ़रेंशियल कॉक्स इन्हिबिटर, ठीक है? अब देखो प्रेफ़रेंशियल कॉक्स इन्हिबिटर होते क्या हैं? इसमें देखो एक ड्रग थी, मतलब मैंने 3 से 4 3 थी शायद ड्रग, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ़ एक ड्रग के बारे में, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है अपना फर्स्ट है निमेसुलाइड, ठीक है ना? निमेसुलाइड क्या है? निमेसुलाइड एक ऐसा एक क्लास है, किसकी क्लास है? एनसैड की, ठीक है? एंड इन्हिबिट करेगी कॉक्स-2 को। देखो मैंने क्या बोला था पीछे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जब समझा रहा था एस्पिरिन की कि कोई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कॉक्स-2 को ज़्यादा इन्हिबिट करती हैं, कोई ड्रग्स होती हैं कॉक्स-1 को ज़्यादा, है ना? तो ऐसा रहता है। तो यहाँ पे क्या है निमेसुलाइड क्या है? ये एक क्लास है एनसैड की पहले तो, ठीक है? और ये क्या करेगी इन्हिबिट करेगी कॉक्स-2 को, ठीक है? और कॉक्स-2 को ज़्यादा इन्हिबिट करेगी मोर देन कॉक्स-1 के, ठीक है? तो मैंने वही चीज़ फर्स्ट लाइन लिख रखी है कि दैट इज़ क्लास ऑफ एनसैड दैट इन्हिबिट कॉक्स-2 एंड लो इन्हिबिशन ऑफ द कॉक्स-1, ठीक है? अब देखो समझ पा रहे होंगे आप इस चीज़ को कि इन्हिबिशन करेगा कॉक्स-2 को एंड लो इन्हिबिशन मीन्स देखो लो यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि लो इसको कम करेगी, कॉक्स-2 को ज़्यादा करेगी, है ना? ठीक है ना? अब देखो उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जो लाइन लिखी रखी है कि जैसे कि दिस ड्रग वर डेवलप विद द एम फॉर रिड्यूसिंग द जीआई साइड इफेक्ट, मतलब कि जो ड्रग्स है जो ड्रग है उसका मेन उद्देश्य है अपना रिड्यूस करना जीआई साइड इफेक्ट जैसे कि अल्सर उसको कम करना, ठीक है? देखो यहाँ पे जो दे रखा है ना ये जीआई साइड इफेक्ट है ना, तो यहाँ पे जो होता है जीआई में जो अपना अल्सर होता है उसको यहाँ रिड्यूस करा किया जाएगा, ठीक है? इस ड्रग के थ्रू, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, किसकी? निमोसुलाइड की। देखो निमोसुलाइड जो है वो अपना कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, ठीक है ना? उसमें दे रखा था। तो उसमें हो क्या रहा था कि जो मतलब कॉक्स 2 था ना, कॉक्स 2 वो इन्हिबिशन ज़्यादा हो रहा था एंड लो हो रहा था कॉक्स 2, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है? निमोसुलाइड इम्प्रूव द पेशेंट कंडीशन बाय द ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड दैट दस रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन। अब देखो यहाँ पे बोला है मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके बाद मैंने वो तो नहीं लिखा वो क्या बोलते हैं उसको जो अपना थर्मोक्सिनिस है ना, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं कॉक्स-2 को इन्हिबिट कर रहे हैं ना, क्योंकि जो ये ड्रग्स है वो क्या करेगी वर्क करेगी कॉक्स-2 पे वर्क करेगी ज़्यादा, है ना? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है निमोसुलाइड इम्प्रूव द पेशेंट, जो पेशेंट की कंडीशन है वो अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी निमोसुलाइड ड्रग्स के द्वारा बाय द ब्लॉकिंग, किसके द्वारा? हम किसको ब्लॉक करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन का हम उसको इन्हिबिट करेंगे एंड रिलीव करेंगे पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए एंड पेशेंट का जो पेन हो रहा था या फिर इन्फ्लेमेशन हो रहा था उसको ठीक करेगा, रिलीफ करेगा, ठीक है? ये चीज़ दे रखी थी इसमें। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट है इंडिकेशन, इंडिकेशन देखो पहले पहले भी बताया था अभी जस्ट कुछ मिनट पहले कि इंडिकेशन होता क्या है जिसमें हम किस-किस में दे सकते हैं इस ड्रग को, है ना? तो इसमें क्या होता है पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस कुछ होती हैं जैसे कि स्पॉट इंजरी हो गई, है ना? उसके बाद साइनसाइटिस है या फिर ईएनटी का डिसऑर्डर है कोई भी, है ना? उसमें देंगे या फिर बोल सकते हैं आर्थराइटिस, है ना? आर्थराइटिस में देंगे, ठीक है ना? अब देखो उसके बाद बात करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे तो इसमें देखो लीवर डिसीज़ हो गई है ना, या फिर ब्लीडिंग है, डिसऑर्डर है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इसमें हमें बिल्कुल नहीं देनी है ड्रग्स को, कतई नहीं देनी, ठीक है ना? अब देखो उसके बाद है साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट है जो है हार्ट बर्न हो सकता है, नोज़िया, डिज़ीनेस, हेडेक, है ना? तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, नोज़िया है, वोमिटिंग भी साइड इफ़ेक्ट है इसका, ठीक है ना? अब देखो उसके बाद मैंने ना ड्रग्स जो डोज़ है यहाँ पे लिख रखी है,
डोज़ जो है 100 मिलीग्राम देनी है, ठीक है ना? और ट्वाइस ए डे मीन्स बीडी है ना? ट्वाइस ए डे अ, ट्वाइस ए डे हाँ, बीडी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ओके, देखो लिख नहीं रहा क्या ठीक से, 1 मिनट। बीडी ठीक है ना? अब देखो इसका जो रूट रहता है वो ओरल रहता है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ तक जो हमने अभी डिस्कस किया वो हमने 2 टाइप कर लिए हैं डिस्कस, ठीक है? इसके बाद 2 और बचते हैं ना, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना? एंड यहाँ तक अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ चैनल को। एंड आप है ना देखो आपके लिए आज का जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आपको है निमोसुलाइड एंड एस्पिरिन इन दोनों के है ना एक-एक आप दोनों को एक-एक इसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है, ठीक है ना? ठीक है ना? और देखो मतलब इसकी भी लिख लिख के आपको भेज देना है, ओके? कमेंट में, ठीक है ना? और एक निमेसुलाइड का एंड एक जो है एस्पिरिन का, ठीक है? तो थैंक यू क्लास, मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ, ठीक है?